सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ और मैं हूं जवाद कमाल। नाज़रीन, भारत की जानिब से सतलुज, रावी और चनाब में पानी छोड़े जाने और उसके बाद में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी है। पंजाब का एक बड़ा हिस्सा ज़ेरे आब आ गया है। लाखों अफराद बेघर हो गए। सैलाब से पंजाब सूबा है, उसके बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा है। लाखों एकड़ ज़मीन पर जो फसलें थीं वो बर्बाद हो गई हैं और ये सब सैलाब वस्ती पंजाब को मुतासिर करते हुए अब जुनूबी पंजाब के लिए ख़तरा बन गया है, जिसके बाद फिर ये रैला सिंध में भी अभी दाखिल होना है। और इससे पहले क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड से मुल्क के जो शुमाली हिस्से हैं वो पहले ही शदीद मुतासिर हो चुके हैं। जो रवा मानसून का सीज़न है, इसके दौरान जाँ बहक होने वालों की तादाद 800 से भी बढ़ चुकी है। बारिशों के 50 साला रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। याद रहे कि अभी 2022 के सैलाब से मुतासर इलाकों की मुकम्मल बहाली नहीं हुई थी, जबकि एक तिहाई मुल्क एक बार फिर से डूब चुका है और 1700 से ज़्यादा हलाकतें भी उस वक्त हुई थी। $30 अरब का मौशी नुकसान उठाना पड़ा था। इससे पहले भी 2010 में एक बड़ा सैलाब आया था जब मुल्क का 20% हिस्सा डूब चुका था। वक्त के साथ बड़े सैलाबों के दरमियान गैप अब कम होता जा रहा है, जिसकी वजह तेजी से रोनुमा होने वाली माहौलियाती तब्दीलियां हैं। आलमी जरीदे दी नेचर में शाया होने वाली एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान के सिंध डेल्टा में 1950 से 2012 के दरमियान 19 बड़े सैलाब आए हैं, जिसमें से आधे सन 2000 के बाद आए हैं। यानी कि पिछले 25 सालों में तकरीबन 12 सैलाब आए हैं, जिसमें से 11,000 से ज़्यादा हलाकत भी हुई। मजमूई तौर पर पाकिस्तान की मईशत को $39 अरब का नुकसान भी इस तमाम तर सूरत हाल में उठाना पड़ा। लेकिन अब ये मामला बढ़ता जा रहा है, चूँकि हमने पहले जिक्र किया कि गैप कम होता जा रहा है सैलाबों में और तबाही की जो सूरत हाल में बारिशें आती हैं उसमें। अब वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2050 से तक माहौलियाती तब्दीलियों के असरात से पाकिस्तान के GDP में 20% कमी का खदशा है। वज़ीर माहौलियात मुसद्दिक मलिक ने खबरदार कर दिया है कि आने वाले साल में मानसून 15 दिन पहले शुरू होगा और उसकी मुद्दत भी ज़्यादा होगी। शिद्दत के बारे में भी यही बताया जा रहा है कि चेयरमैन NDMA के मुताबिक आइंदा साल मानसून की शिद्दत मौजूदा साल के मुकाबले में 22% ज़्यादा होगी। अहम बात यह है कि परेशानी की वजह सिर्फ मानसून की शिद्दत नहीं है, उसके बाद जो सर्दियों में मैदानी इलाके हैं वो स्मोक की लपेट में आ जाते हैं। ये भी एक बड़ा मसला है, जिसके बाद एक बार फिर गर्मियों में हीट वेव्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं, इससे निपटने के लिए हुकूमत ने क्या इक़दाम किए हैं? सारा साल माहौलियाती तब्दीलियों के असरात पाकिस्तानी महसूस करते रहते हैं। 2025 का तो क्लाइमेट इंडेक्स रिपोर्ट है, उसमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। सवाल यह है कि फिर इसका हल क्या है? क्या यूं ही बैठकर हर साल नुकसानात बर्दाश्त करना है या माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ अब मौसर हिकमत अमली बनानी है? ये मसला कितना संगीन है? इसके हल के लिए किस तरह की शॉर्ट टर्म और मीडियम और लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी की ज़रूरत है? इस अहम मसले पर बात करने के लिए अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमारे साथ मौजूद है माहिर माहौलियात मरियम शब्बीर साहिबा। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। माहिर माहौलियात रिदा राशिद साहब अभी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। रिदा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और माहिर आबी ज़खायर नसीर मेमन साहब ने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। मरियम शब्बीर साहबा, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, जो मौजूदा सैलाबी सूरत हाल है, आप क्या समझती हैं? ये एक इंसिडेंट है या मुस्तकिल बुनियादों पर अब ये मसला बन चुका है? जी, जैसा कि आपने बताया अभी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो डिजास्टर्स हैं वो बहुत ही फ्रीक्वेंट होते जा रहे हैं। आप देखें कि पहले ही जो है वो सर्दियां हमारी सुकड़ के रह गई हैं और जो गर्मियां हैं उनका ड्यूरेशन बहुत बढ़ गया है। हीट वेव्स बहुत इंटेंस और प्रोलॉन्ग किस्म की आपको नज़र आ रही हैं। इसी तरह सैलाब भी बहुत फ्रीक्वेंट आपको होते नज़र आ रहे हैं। और स्मॉग का इशू तो बहरहाल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीनों में तो रहता ही है, लेकिन एयर क्वालिटी का इशू थ्रू आउट द ईयर रहता है। इसके जो देखें दो वजूहात हैं बड़ी। एक तो इंटरनेशनल लेवल पे जो वजह बनती है और एक हमारे जो है वो रीजनल और नेशनल लेवल पर है। और जो इंटरनेशनल लेवल पर है, जो 6-7 आपके दुनिया के ममालिक हैं वो ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो बहुत ज़्यादा एमिट करते हैं, जिसकी वजह से आपके प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स और वेदर पैटर्न्स पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट आ रहा है। अब देखें अमेरिका जो है वो नई हुकूमत के आने के बाद जो है वो पेरिस एग्रीमेंट
लिमिट से निकल गया है और उनके काफ़ी सारे जो है वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पाइपलाइंस में हैं, जिसका मतलब ये है कि वो मज़ीद ग्रीन गैस एमिशंस जो है वो करेंगे। इसका मतलब यही है कि जो ग्लोबल एमिशंस है उसमें शेयर मज़ीद बढ़ेगा। जो बाकी डेवलपिंग ममालिक हैं वो बहुत ज़्यादा जो कोई रिड्यूस करने की पे काम करना चाहिए और रिन्यूएबल की तरफ मूव करना चाहिए, उस स्पीड के साथ कर नहीं रहे हैं। यानी कि बिजनेस एज यूजुअल आपका जारी रहेगा तो आपको फ्यूचर में भी जो है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट किस्म के इस तरह के क्लाइमेट एक्सट्रीम्स नजर आएंगे। पूरी दुनिया में है, लेकिन पाकिस्तान ज़्यादा वल्नरेबल जो है वो कुछ इस वजह से भी है क्योंकि हम अपना होमवर्क उस तरह से नहीं करते, हमारी कैपेसिटी उस तरह से नहीं है, हमारा हाउस इन ऑर्डर नहीं है, गवर्नेंस के इश्यूज हमारे काफ़ी ज़्यादा हैं। आप ये देखें कि सिर्फ 25 सालों में काफ़ी ज़्यादा हमारे फ्लड आए, मेगा 2010, 12, 14, 15, 22 और अब 2025 में। ये सिर्फ मैं मेगा फ्लड्स की बात कर रही हूँ, बीच में मिनी फ्लड्स भी काइंड ऑफ आए जिनमें काफ़ी ज़्यादा आपके नुकसान थे। लेकिन हमने देखा ये है कि हमारे इदारे जो हैं वो मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस पे काफ़ी कम काम करते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हमारे जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हैं और उनकी कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा काम जो है वो करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपका सैलाब जो है बुनेर के जैसे इलाके में आने वाला है और NDMAs और PDMAs अपनी वार्निंग्स वेबसाइट पर लगाते हैं तो वो आम लोगों पर नहीं पहुंचती हैं और ना ही आम लोगों को पता है कि वेबसाइट पर जाके उनको वार्निंग्स को रीड करना है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो गैप है, डिस्कनेक्ट है वर्किंग में और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिनको करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा बेहतर प्रिपेयर होना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि जैसे ही सेगमेंट में आके मूव करते हैं आपके ज़्यादा सवाल होंगे तो बहुत सारी और रीजंस भी हैं जिनकी वजह से आपकी सिचुएशन एग्रीवेट होती है। पर्टिकुलरली अगर सिर्फ पंजाब की सिर्फ बात करें तो आप देखें कि प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो है वो आपको बोर्ड्स जो है वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करते नज़र आ रहे हैं। रावी के अंदर रावी के दरिया के किनारे जो है वो हाउसिंग का एक प्रोजेक्ट है जिसको अब सस्ते दामों जो है वो लगाया गया है। तो जो आपकी पॉलिसीज़ हैं, जो आपके प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनको 5% ग्रीन कवर जो है वो रूल के तहत जो है वो इम्प्लीमेंट करना होता है, वो नहीं करती हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मिसमैनेजमेंट की वजह से, लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज की वजह से और लैक ऑफ पॉलिटिकल विल की वजह से आपको जो है वो मज़ीद एग्रीवेट होती हुई नज़र आती हैं पाकिस्तान में जब बात की जाती है ये क्लाइमेट चेंज डिज़ास्टर्स की। बिल्कुल ठीक है। रिदा साहब, आप क्या समझती हैं? माहौलियाती तब्दीलियां बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही हैं पाकिस्तान को और ये एक बड़ा मसला है। जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अगले 5 सालों में, बिल्कुल मरीम साहब आपकी आवाज़ है। रिदा साहब, आपकी तरफ अपना सवाल लेके आ रहा हूँ। अगले 5 सालों में मुल्की आबादी के जो हमारा ज़िंदगी और मौज का मसला है, इस पर किस हद तक ये बारिशें और ये जो सैलाब है ये अपने संगीन असरात छोड़ेंगे, असरअंदाज हो रहे हैं? जी, मरियम साहिबा ने बिल्कुल सही बात की है। और अगर हम अगले 5 सालों की बात करें तो जो आपकी 80% पॉपुलेशन है पाकिस्तान की वो फ्लड प्रोन बेसिन्स में रहती है और वो ज़्यादातर आपके गरीब आबादी है जो पॉवर्टी लाइन से ऑलरेडी बहुत नीचे है। इसी तरह आपका जो एग्रीकल्चर है तकरीबन 20% या 23% GDP का आपका एग्रीकल्चर से आता है। इसी तरह आपकी 37% पूरे मुल्क की जो वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर पर चल रही है। तो ये सारे जो है बहुत ज़्यादा क्लाइमेट सेंसिटिव हैं और जिस तरह सैलाब इंक्रीज होंगे या बारिशों का पैटर्न जो है वो चेंज होगा या आपके जो ड्राउट्स हैं वो मजीद बढ़ेंगे या स्मॉग के सीजन में आप देख लें जितने भी क्लाइमेट चेंज के असरात हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे आपकी इकोनॉमी। आपने देखा था 2022 में जब सैलाब आए थे $40 बिलियन का तकरीबन आपको नुकसान हुआ था। इस साल भी बहुत ज़्यादा हुआ है और आपको हर साल बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक नुकसान होगा और आपका जानी नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। और जो आपके ऑलरेडी आधे से ज़्यादा आबादी आपके मुल्क की जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है तो वो और मज़ीद लोगों को बहुत ज़्यादा पॉवर्टी लाइन से नीचे पुश करेगी और पाकिस्तान के हालात मज़ीद तबाहकुन होंगे अगर हम लोग अडेप्टेशन पर फोकस नहीं करेंगे। अगर हम अपनी जो हमारी अप्रोच है वो हम रिएक्टिव की जगह प्रोएक्टिव नहीं करेंगे कि हम पहले से प्लानिंग करके रखें कि आपको पता है आप सैलाब ने आना है तो आपने किस तरह लोगों को रीसेटल करना है, आपने क्या मेजर्स लेने हैं उस वक्त जब डिजास्टर आ जाए, आपने लॉन्ग टर्म किस तरह की प्लानिंग करनी है। पाकिस्तान को इस पर शदीद फोकस करने की ज़रूरत है वरना अगले 5 साल जो है काफ़ी नुकसानदेह हो सकते हैं। अगले 5 साल काफ़ी नुकसानदेह हो सकते हैं। नसीर साहब, आप क्या समझते हैं? एक तरफ हालात की संगीनी है, दूसरी तरफ हमारी तैयारी है, इसके दरमियान में कितना मिसमैच है और कितना गैप है, आप क्या समझते हैं? जनाब, मैं थोड़ा सा माजरत के साथ मेरा तज्जिया ज़रा इन तमाम रिवायती बातों से बहुत मुख्तलिफ होगा और मैं डेटा से बात करूंगा जी। मैं उसी जज्बात की रूह में इस वक्त नहीं हूँ, हालांकि लोग तकलीफ में हैं, मुझे भी तकलीफ है, पाकिस्तान के लोग तकलीफ में। लेकिन जरा गौर कीजिए डेटा पे, 1976 से सन 2000 तक 5 सुपर फ्लड्स आए थे इंडस में और जबकि पिछले 25 साल में सिर्फ एक सुपर फ्लड 2010 का आया है।
फ्लड्स के पैटर्न में कोई ऐसी खौफनाक तब्दीली नहीं आई। इस वक्त जितने भी रिवर्स के आप फ्लोज देख लें, किसी भी जगह पे बैरेज के डिजाइन डिस्चार्ज के ऊपर फ्लो नहीं क्रॉस किया अभी तक। आपका जहलम मंगला डैम अभी भी 30% खाली है। ऊपर नीचे जहां पे हमने क्लाउड बस्ट के टर्म्स अभी सुने, क्लाइमेट चेंज के टर्म्स अभी सुने, इतनी ही बारिशें, इतनी ही जोरदार बारिशें। और नसीर साहब, आपने बताया कि जो सुपर फ्लड 2000 के बाद में आया पिछले 25 सालों में, वो 2010 में आया था। 2010 में एक सुपर फ्लड रिवराइन एक आया। लेकिन फिर कता कलामी की माजरा चाहूंगा, 2022 के अंदर जो सिंध में फसलों की सूरत हाल हुई थी, सिंध में जमीनों की जो सूरत हाल हुई थी, मैं खुद विजिट करने गया था 2022 में, जूही में, दादू में, मेहड़ में, ये सारे यहाँ पे गांव के गांव डूब गए थे सर। यहाँ तो अगर सुपर फ्लड नहीं भी आया था, क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान मुतासिर तो हुआ था। मुदारिक सुन लीजिए, 2022 रेन फेड सैलाब था, रिवराइन फ्लड नहीं था। ये गलत फहमी है लोगों को। बलूचिस्तान से पानी एंटर हुआ था सिंध में, लोकल बारिशें हुई थी, अर्बन फ्लडिंग हुई थी। रिवराइन फ्लड कहाँ था? 5-5.5 लाख क्यूसेक का फ्लो चला था, तो रिवराइन फ्लड तो नहीं था। फ्लड था, नसीर साहब बात यही तो बात हो रही है कि बेसिकली सैलाब बड़ा मसला नहीं है, बारिशें और माहौलियाती तब्दीली, तबाही तो उतनी। मुझे बात करने दें प्लीज। जी। जो आपकी ये जो अर्बन फ्लडिंग का फिनोमेना है, उसकी वजह ठीक है, गैर मामूली रेन पटीन वगैरह में पड़ा था, लेकिन आपने सारे वाटरवेज चोक किए हुए हैं। पानी इसलिए जमा होता है, रिवर्स के अंदर कच्चे को पक्का बनाया हुआ है। आपने चित्राल से लेके केटी बंदर तक पूरे रिवर फ्लड प्लेन को इंक्रोच किया हुआ है। अभी कल ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा कि सियालकोट इसलिए डूबा है कि वहां पे इंक्रोचमेंट्स हैं। हम रियल काज को भूल जाते हैं। बारिशें तो हमेशा से होती हैं। कितने वाटरवेज हैं जो हमने खुले छोड़े हैं पाकिस्तान के अंदर? पानी निकले कहां से? मुझे बताए ना, पानी के रास्ते गुजरने के हमने छोड़े कहां पर है? कितने हमने, आपको पता है सवात रिवर के अंदर 10-10 मीटर के गड्ढे खुदे होते हैं रेती बजरी को ट्रैप करने के लिए। किस तरह से रिवर रिजीम को हमने टेम्पर किया है? ये बताइए कि ये इस वक्त जो सतलुज में 10 लाख क्यूसेक का फ्लो आ रहा है, सॉरी चनाब में, ये तो 2014 में भी 9 लाख का आया था। उस वक्त उससे पहले भी आते रहे, 90s में भी आते रहे। ये लाखों लोग और फसलें क्यों डूब रही हैं? क्योंकि हमने कच्चे इलाके के अंदर लोग बिठा दिए, कच्चे इलाके के अंदर हमने खेत आबाद कर दिए। ये कच्चा तो पानी का रास्ता था, हमने उसके रास्ते रोके। अब नतीजे में हमारे गांव डूबते हैं, हमारे शहर डूबते हैं, हमारी गलियां डूबती हैं, और हम कहते हैं कि मौसमाती तब्दीली ने तबाही की है। मैं डिफरेंट जाविये से एनालाइज करता हूँ। हमने फॉरेस्ट खत्म कर दिए, पानी के जो बहाव की रफ्तार को कम करते थे। हमने तमाम तर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, 12-13 किलोमीटर चौड़े दरिया के पाट पे आपने सुकड़ के 3 किलोमीटर के पुलें बना लिए, तो वहां पानी नहीं फंसेगा? बताइए जनाब। इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑडिट करवाइए, डिफॉरेस्टेशन का डेटा निकलवाइए, 25 साल की सैटेलाइट इमेजरीज निकालिए। सैलाब का सही तज्जिया नहीं होगा, जज्बाती बातें करेंगे, सही इलाज भी नहीं होगा। रॉन्ग डायग्नोसिस विल टेक अस टू द रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन एंड लॉन्ग क्योर। बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट उठाया नसीर साहब ने। मरियम, आप किस तरह देखती हैं इसको? जो आबी रास्तों पर इंक्रोचमेंट हो गई है, हमने सैलाबी गुजरगाहें जो है और जो पानी के रास्ते हैं उन पर तामीरात कर दी हैं, रेस्टोरेंट बना लिए, आबादियाँ बना ली, सोसाइटीज़ बना ली हैं, ये कितना बड़ा मसला है? जी, मैं थोड़ा सा ही मेंशन करना चाहूँगी कि इस साल जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से आपके प्रेसिपिटेशन पैटर्न पर इतना ज़्यादा असर हुआ है कि आपके सिर्फ पंजाब की तरफ बात करें तो आपका जो है वो मॉनसून का पैटर्न वैसे जुलाई से शुरू होता था और आप जून से शुरू हुआ पूरे पाकिस्तान में, और सिर्फ पंजाब की बात करें तो 25% जो है वो बारिशें आपकी ज़्यादा हुई हैं। अब ये टेक्निकल टर्म्स में जाना कि कौन सा रिवराइन फ्लड था, कौन सा सुपर फ्लड था, कौन सा बारिशों की वजह से था, ये बहरहाल ये साइंस की दुनिया में ये टर्मिनोलॉजीज और रीजंस मौजूद हैं, लेकिन इससे जो नुकसानात हैं वो डेफिनेटली आपकी जो गवर्नेंस के चैलेंज जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया और जो लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉस हैं वो ज़्यादा एग्रीवेट करते हैं। अब देखें कि ये जो इलीगल तजावज़ात हैं ये ना सिर्फ आप शहरों की सिर्फ बात करें जो अर्बन फ्लडिंग का सबब बनते हैं, आप प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ सिर्फ कराची की बात करें तो 300 से ऊपर है, इसी तरह लाहौर में काफ़ी ज़्यादा हैं, आपके हर बड़े शहर में। और इसकी वजह हमें समझनी पड़ेगी। वजह यह है कि आप देखें कि जितनी आपकी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जो बेहतर हेल्थ केयर एक्सेस है, जो बेहतर तालीम है, ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ का कंसंट्रेशन है, वो आपका मिलता है पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में। होता यह है कि फिर लोग देहातों से, सेमी अर्बन इलाकों से, टाउन से माइग्रेट करके
आपके आते हैं शहरों की तरफ, ताकि वो अपने बच्चों को तालीम दिलाएं, अपने रोज़गार के सिलसिले में आते हैं। और ये जो आपकी आफात है उनकी वजह से भी इंटरनल डिस्प्लेसमेंट आपकी काफ़ी ज़्यादा होती है। आप देखें कि 2022 के फ्लड में भी 33 मिलियन लोग जो है वो इंटरनली डिस्प्लेस हुए थे। तो ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि ये जो इकोनॉमिक आपकी एक्टिविटीज़ हैं, जो इकोनॉमिक हब्स हैं, जो आपकी एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हैं और जो आपकी हॉस्पिटल्स हैं, ये आपको मेजर शहरों से निकाल कर टाउन्स और देहातों में भी ले जाने पड़ेंगे, ताकि लोगों के लिए बड़ा पेनफुल होता है कि अगर सैलाब ना भी आए तो वो अपने जहाँ पे पैदा हुए होते हैं वहाँ से उनको मूव करना पड़ता है। जैसे मैं पोटोहार के एक गांव में पैदा हुई थी, बहुत खूबसूरत मेरा इलाका है, लेकिन ना वहाँ पर स्कूल था मैट्रिक के बाद, ना ही कॉलेज था, ना यूनिवर्सिटी, ना ही आज तक कोई हॉस्पिटल है, जिसकी वजह से हमारे अब्बा ने हमें शहर उठा के ले आए हमें पढ़ाई के लिए, रसाई सहूलियात के लिए। तो इसी तरह बहुत सारे और ऐसे इलाके पाकिस्तान में जिनको मैनेज करने की ज़रूरत है, वो आप मैनेज करेंगे तो आबादियाँ आपकी मैनेज होंगी। आपकी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ को ये चांस नहीं मिलेगा कि वो इतनी ज़्यादा आबादी की ज़रूरियात को कैटर करने के लिए अपना बिजनेस इतना एक्सपेंड करेंगे। अब देखिए फिर दूसरा हमारा प्रॉब्लम ये भी है कि अगर जो करंटली सिचुएशन आपकी पॉपुलेशंस की है शहरों में, उसमें आप ये देखें कि जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है किसी भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी होती है, और प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ की भी ये रिक्वायरमेंट है। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये एक बस रिक्वायरमेंट में डॉक्यूमेंट बन के रह गया है। उसके अंडर इन्वायरमेंटल लॉ में मौजूद है, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए कानून मौजूद है कि उनको 5% रकबे पर, जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट है उनके 5% रकबे पर उनको ग्रीन जो है वो कवर प्लांट करना होता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आती, ना ही हमारे इदारे इसको इम्प्लीमेंट करते नज़र आते हैं। इसके अलावा आप ये देखें कि पाकिस्तान में वेस्ट मैनेजमेंट का कोई सिस्टम नहीं है आज तक। आप देखें होता ये है कि अभी फ्लड वाटर जैसे आया है उसको आप हार्वेस्ट तक नहीं कर सकते हैं इवन कम्युनिटी लेवल पर। क्यों? उसमें बहुत ज़्यादा कचरा है, आपका बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट है, हॉस्पिटल वेस्ट बीच में है, जो बहुत बीमारियों का सबब बनता है और आगे आपकी वाटर बॉर्न डिजीज मजीद फूटने का खदशा है, क्योंकि बहुत गंदा पानी आपका इस बिल्कुल ऐसी आपने दुरुस्त फरमाया। सोसाइटीज के हवाले से जब रजिस्ट्रेशन होती है तो उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। रिदा, आप क्या समझती हैं? बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, दुरुस्त फरमाया मरियम साहिबा ने भी और नसीर साहब ने भी इस मामले पर उंगली उठाई कि फ्लड इतने ज़्यादा, लेकिन बारिशें हुई हैं, लेकिन जो आबी गुजरगाहें हैं उन पर इंक्रोचमेंट कितना बड़ा मसला है? जी, मेरा ख्याल से इंक्रोचमेंट बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि ये जो हमारा रीजन है, स्पेशली जो पाकिस्तान की जो बेल्ट है, वो इंडस की जो पूरी बेल्ट है, ये 100 साल पुरानी अगर आप तारीख देखें तो यहाँ से दरिया गुजरता है और आपने उस दरिया के रास्ते में आबादियाँ बनाई हैं और वो कई नस्लें जो है वहाँ पर आबाद हुई हुई हैं। तो ये कहना कि अगर हम इस तरह की अप्रोच रखें कि वहाँ से लोगों को उठा लिया जाए, बिल्कुल वो गलत है। आपको जस्टिस एस्पेक्ट को इसमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो जो लोग वहाँ पर सेटल हुए हैं वो ज़्यादातर आपके गरीब लोग हैं। तो अगर उनको आपने रीसेटल भी करना है तो आपने किस तरह से करना है, आपने उनके लिए नई जगह बनानी है जहां पर वो जाकर रह सकें। आपने इसको क्लाइमेट अडेप्टेशन कहते हैं बेसिकली, जो कि पाकिस्तान इस वक्त नहीं कर रहा है। अगर हम इंटरनेशनली बहुत जाके बातें करते हैं कि हम करना चाहते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड अगर आप देखें तो आपके इंटरेस्ट कंप्लीटली डिफरेंट है। इंक्रोचमेंट की अगर सिर्फ पंजाब में नहीं, अगर आप KPK में सवात में भी देखें तो सवात रिवर पर हम लोगों ने देखा था 2010 में एक होटल था जो कि सैलाब की वजह से तबाह हो गया था, फिर बनाया गया। 2022 में फिर तबाह हो गया और फिर बनाया गया, और मेरे ख्याल से 2025 में फिर से वो जो होटल है वो तबाह हो गया। ये आपका जो कानून है KPK का, उसके खिलाफ है। इसी तरह पंजाब में कानून मौजूद है आपके रिवर्स का, उसमें जितनी इंक्रोचमेंट हो रही है वो उस कानून के खिलाफ है। तो इसके लिए कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए और जो आपके लॉज की इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। सिर्फ आपके लॉज पेपर पे एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। अगर आप जेन्युइनली क्लाइमेट अडेप्टेशन करना चाहते हैं और अपनी कम्युनिटीज बिल्कुल ठीक है, दवा जरूर करने चाहिए। रिदा, आपका पॉइंट है, मुझे ब्रेक पर जाना है और ब्रेक के बाद भारत की जानिब से जो सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया गया है, इसके किस हद तक नुकसान है, नसीर साहब से इसका जवाब लेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सैलाब और उसकी तबाहकारियों की बात कर रहे हैं, माहौलियाती तब्दीलियों की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज से मुतासिर होने वाले ममालिक में पाकिस्तान सर फहरिस्त है। इस हवाले से हुकूमत ने क्या इक़दाम किए हैं, सूबाई हुकूमतों ने क्या इक़दाम किए हैं, NDMA क्या कर रहा है और दीगर इदारे किस हद तक मुतहरिक हैं, आवाम को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है, इस पर बात करें। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा पिछले 2 दिनों में सियालकोट मुतासिर हुआ है, वहाँ पर तकरीबन 650 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है पिछले 2 दिनों में। ये सूरत हाल आगे चलकर दीगर शहरों में भी हो सकती है। क्या नुकसान होंगे इसके? फिर भारत ने भी 38 साल के बाद
जो इस वक्त सिचुएशन है, जो वहाँ से भारत से दरिया पाकिस्तान आ रहे हैं, 3 दरियाओं में पानी छोड़ा है। नसीर साहब, आप क्या समझते हैं, सिंतास मुआहिदा भारत की जानिब से अमली तौर पर तो मुअत्तल ही किया गया क्योंकि सिफारती सतह पर आगाह किया गया है, लेकिन जो इंडस वाटर ट्रीटी है उस चैनल के थ्रू आगाह नहीं किया गया। सतलुज रावी से खतरा किस हद तक बढ़ गए? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि बावजूद इसके कि उन्होंने, इंडिया वालों ने 1-2 दिन पहले कोई नोटिस भेजा था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, कोई डैम्स के स्पिलवेज खोल रहे हैं, लेकिन देखिए हमें क्योंकि डाउन स्ट्रीम पे हमें आंख खुली रखनी पड़ेगी। मानसून के महीनों में इंडियन साइड पे 20 तारीख से जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में और वहां के पंजाब में बहुत तेज बारिशें हुई। वो जाहिर है कि रिपोर्ट होता रहा है। इस सिचुएशन में हमें कोई ना भी बताए तो हमें पता होना चाहिए कि पौंग डैम, भाखड़ा डैम और थेन डैम, इनके स्पिलवेज खोलेंगे क्योंकि 700% ज्यादा बारिश हुई है जम्मू कश्मीर में पिछले 3-4 दिनों में। तो वो अंदाजा था, मेरा ख्याल है जो इंजीनियर्स हैं हमारे, जो अभी माहिरीन ऊपर बैठे हैं, पॉलिसी साहब, उनको यकीनन अलर्ट होना चाहिए था और वो थे भी। उन्होंने किसी हद तक उसको रिस्पॉन्ड भी किया। हमें इंडिया की तरफ से भी इंफॉर्मेशन ना भी आए तो इंटरनेशनल सैटेलाइट डेटा लेने के बहुत सारे हमें तरीके मौजूद हैं। हम अभी सूरत हाल पे नजर रख सकते हैं। मॉनसून के 2-3 महीने हमें किसी का इंतजार नहीं करना है। हमें वर्स्ट के सिनेरियो पे पाकिस्तान को रेडी रहना चाहिए। ये दरिया के फ्लोज बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं इन दिनों, तो वी शुड बी रेडी। प्रिपेयर्डनेस और जिसकी बात हुई एडेप्टेशन, ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन यही है, लेकिन पूरा रोड मैप चाहिए ना। सिर्फ ये कहना कि डैम बनाओ, इससे पाकिस्तान के मसले हल नहीं होने। उन्होंने सही अभी आपके मौजूद मेहमान ने कहा कि हमने, लेकिन फिर भी नसीर साहब, ये जो खतरा है सैलाब का, इसको मौके में हम कैसे बदल सकते हैं? डैम्स के थ्रू और भी कोई रिसोर्सेज हैं इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, देखें, ये पानी 38 साल के बाद आया। डैम्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होती है। वो एक आध बारिश के ऊपर जज्बाती होकर इतने बड़े फैसले नहीं होते। आपको ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने का इससे मौका मिलता है, आपकी डेल्टा का इकोसिस्टम है। मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान को 2-3 चीजें करनी है, कुछ लॉन्ग टर्म, कुछ मीडियम टर्म। लॉन्ग टर्म हमें पॉपुलेशन कंट्रोल चाहिए। 1998 में हम 14 करोड़ थे, आज 25 करोड़ है। और जिस रफ्तार से ग्रो कर रहे हैं तो आप इंक्रोचमेंट्स के बगैर गुजारा नहीं है, जमीनें लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में पॉपुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड जो इमीडिएट हो सकता है वो हमारी, देखिए फंडामेंटली आप सारे इश्यूज का तजिया निकालें, गवर्नेंस पे खत्म होता है। रेगुलेशन नहीं है, हाउसिंग सोसाइटी क्यों ठीक नहीं है? रेगुलेशन नहीं है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस। इसकी गरीब आदमी की ताकत नहीं है कि हाउसिंग सोसाइटी बनाए, कौन बनाता होगा? मेरा ख्याल है रेगुलेशन ठीक करें, इंक्रोचमेंट्स गवर्नमेंट को खत्म करानी पड़ेंगे। हाँ, जो गरीब लोग हैं आप उसका कोई हल निकालें, 10 साल का प्लान बना लें। मैं ये कल की बात नहीं कर रहा, यहाँ हमें रहना है, ये सदियों के मामलात हैं, लेकिन हमारे पास कोई ठोस रोड मैप होना चाहिए, वो मिसिंग है। बिल्कुल। अच्छा नसीर साहब, एक और बड़ा अहम मामला है वो ये कि माहौलियाती तब्दीलियां हैं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इससे निपटने के लिए आप क्या समझते हैं, क्या इक़दाम करने चाहिए, क्या ज़रूरत होनी चाहिए? और जो क्लाइमेट जस्टिस है, इससे पाकिस्तान को क्या मिल रहा है? यकीनी तौर पर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इस मामले पर आवाज़ उठाता है कि हमें फ़ंड उतने नहीं मिल रहे जितने हमें ज़रूरत है। इस फ़र्क को दूर करने के लिए हमारे पास मुतबादिल ऑप्शंस क्या हैं? सर, फंड्स तो जब तक मिले तो उसकी तो हम बातचीत करते रहे। आलमी फोरम्स में मामलात बड़े लंबे होते हैं, लेकिन देखिए जो कुछ चीजें हमारे अपने करने की हम कम से कम वो तो कर ही सकते हैं ना। मतलब अर्ली वार्निंग सिस्टम हम डेवलप कर सकते हैं, उस पर कोई अरबों डॉलर नहीं चाहिए, लोगों को टाइमली इंफॉर्मेशन हो। अभी भी आप देखें 24 घंटे के नोटिस पे लोग 24 घंटे भी नहीं दिए, तो लोगों को कहा जी महफूज मकामात पे मुंतकिल हो जाए। कैसे हो जाए, कहाँ हो जाए, इन 2 सवालों का जवाब नहीं। 2022 में सिंध में भी यही हुआ था, महफूज मकामात में मुंतकिल हो जाए। आपको फ्लड डिजास्टर मैनेजमेंट और ड्राउट डिजास्टर मैनेजमेंट, साइक्लोन डिजास्टर मैनेजमेंट, इनके प्लान्स बने हुए हैं। मानसून कंटीजेंसी प्लान बनते हैं। आज आप मानसून कंटीजेंसी प्लान उठा के बताइए कि सरजमीन पे आपको नजर आता है? बात यह है कि हम कागजों का पेट भरने के कायल हो गए। हमें ठोस प्लान्स चाहिए और जो चीजें हम अपने तौर पर कर सकते हैं, जब हम करेंगे ना, खुद कुछ डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम कह सकेंगे कि हमें ज्यादा मदद करें। बाय द वे, एक बात याद दिलाऊं, 2022 में इंटरनेशनल कम्युनिटी ने 10 अरब डॉलर्स कमिट किए थे। उनमें से मेरा नहीं ख्याल के 3-4 अरब डॉलर से ज्यादा हमें मिले। क्यों? हमारी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी के इश्यूज है, हमारे इंटरनेशनल कम्युनिटी में और बहुत से मसले हैं। हम डिप्लोमेटिकल इन चीजों को परसू नहीं करते। हम सिर्फ 2 महीने जागते हैं जब हमारे पास सैलाब चल रहा हो। यकीन कीजिए ये सैलाब गुजर जाए, उसके बाद सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन 4 तहसीलों में आ जाए, कोई सैलाब पे बात नहीं करे। ये 365 दिन बात करने वाले मामलात हैं। तैयारी 24 घंटे, 365 दिन की तैयारी चाहिए। ये पूरा रवैया बदलने की जरूरत है भाईजान। इस प्रेजेंट तरीके से, इस जज्बाती रवैयों से हम वक्ती तौर पर आवाज उठाते रहेंगे
फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे, हल नहीं निकाल सकते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, अहम तरीन पॉइंट्स उठाए हैं। मरीम साहब, आप क्या समझती हैं? चेयरमैन NDMA ने बताया कि ग्लेशियर्स पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं और जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक अगले 50 सालों में 65% ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। ये कितना बड़ा और अहम मसला है, से निपटने के लिए क्या इकदाम होने चाहिए? ग्लेशियर्स को प्रोटेक्ट किस तरह किया जा सकता है? जी, आप देखें कि ये तहकीक जो है वो काफ़ी पुरानी है कि पाकिस्तान में जो है वो ग्लेशियर्स जो है वो मेल्टिंग जो है वो किस वजह से हो रही है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑफ कोर्स आपकी हो रही है, जो ग्लोबल एमिशंस हैं उसकी वजह से हो रही है, और उसकी वजह से जो है वो ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से 33 झीलें जो हैं वो इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। उसमें से एक फट भी चुकी है और उसके UNDP के मुताबिक जो है वो बाकी 32 जो झीलें हैं उनके भी फटने का किसी वक्त खदशा हो सकता है, जिसकी वजह से जो इलाके हैं ज़ेरे आब आ सकते हैं। आप देखें कि जो दरियाए सिंध है इसमें जो है वो 50 से 60% तकरीबन पानी जो है वो नॉर्मल दिनों में आपका ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से भी आता है, जो कि पहले जो है वो एक नॉर्मल मेल्टिंग होती थी, लेकिन 1.1 दर्जा हरारत जो हमारा बढ़ा है प्री इंडस्ट्रियल लेवल के बाद से 1850 के बाद से, तो उसकी वजह से आपकी जो मेल्टिंग का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा आपका बढ़ गया है। अब ये डेफिनेटली एक आपका प्रॉब्लम है जो नेचुरली आपको जो है वो 50 से 60% जो है वो सिंध में दरियाए सिंध में पानी जो है वो आपका आता था इसकी मेल्टिंग की वजह से। अब वो ज़्यादा एक्सेलरेट से आएगा तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी बारिशें भी आपकी हो रही हैं, इंडिया भी पानी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो आपकी जो है वो प्रेशर तो बढ़ेगा आपके दरियाओं के ऊपर। और फिर साथ ही साथ जो है वो जैसा कि हम डिस्कस किए जा रहे हैं कि जो इलीगल तजावज़ात हैं, उसके अलावा जो माइनिंग जो है वो दरियाओं में हम करते हैं, गोल्ड माइनिंग भी है, मिनरल की माइनिंग भी है, दरख्त रिमूव कर देते होते हैं दरियाओं के किनारों से, तो उसकी वजह से भी आपकी जो है वो टॉप सॉइल आपका कवर रिमूव हो जाता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो ज़ेरे आब आने का ख़तरा होता है। ऑफ कोर्स इस पर मल्टी फोल्ड किस्म के इम्पैक्ट जो है और उसका ख़तरा है आपको। आप देखें कि क्लाइमेट चेंज का मसला आपका इकोनॉमी का मसला है, ये समझना पड़ेगा आवाम को भी, हमारे पॉलिसी मेकर्स को भी। ये कोई अलहदा से इशू नहीं है। इसके अलावा आप ये देखें कि क्लाइमेट चेंज आपका हेल्थ इशू है। अभी फ्लडिंग के दौरान भी आपके हेल्थ क्राइसिस जो है वो बढ़ेंगे, उसके बाद भी बढ़ेंगे, और स्मॉग की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से, हीट वेव्स की वजह से आपका हेल्थ इकोनॉमी आपकी काफ़ी सफ़र करती है। एग्रीकल्चर प्रॉब्लम है आपका क्लाइमेट चेंज का इशू, क्योंकि आपकी ज़राअत जो है जैसा कि रिदा ने बताया कि वो कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूट आपका करता है, और वो बहुत आपका इफेक्ट हो रहा है। ना सिर्फ बोने और काटने का पैटर्न शिफ्ट हो गया है क्लाइमेट चेंज की वजह से, बल्कि ये जो आफात आपकी आती हैं गर्मियों सर्दियों में, इसकी वजह से भी बहुत भारी नुकसान आपको होता है और आपकी इकोनॉमी सफ़र करती है। तो अक्रॉस सेक्टर आप कोई भी उठा के देखें तो क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज पॉलिसी जो है उसको हमें अक्रॉस सेक्टर सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। प्रोविंशियल और सूबाई हुकूमतों को, क्लाइमेट चेंज काउंसिल्स को क्लाइमेट चेंज जो एक्ट है उसके अंडर मिलना पड़ेगा, उनको लॉन्ग टर्म प्लानिंग उनको करनी पड़ेगी। देखें, हम ये देखते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से आपके क्लाइमेट चेंज पर लॉन्ग टर्म काम नहीं हो पाता है। तो आई थिंक उसको तो हम उस पर काम करने को तो हमें सदियाँ शायद लग जाए। करना ये हमें पड़ेगा कि जो टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स हमारे ऑफिस में बैठे हैं, चाहे हुकूमतें आती हैं जाती हैं, वो रहते हैं जब तक उनका टेन्योर रहता है, तो उनको जो है वो ट्रेनिंग्स देनी पड़ेंगी, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी क्लाइमेट चेंज रिलेटेड, कि किस तरह के लॉन्ग टर्म प्लान वो कर सकते हैं और किस तरह के प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। पाकिस्तान में आपके बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज पे, उनको ऑन बोर्ड लें, यूनिवर्सिटीज़ को ऑन बोर्ड लें, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ ग्रेजुएट्स आपके हर साल उनका ये रिक्वायरमेंट होती है कि उनको रिसर्च कोई ना कोई करनी होती है, और बहुत प्रोडक्टिव रिसर्च हमारे पाकिस्तान में हो रही है। लेकिन हमें डिस्कनेक्ट नज़र आता है गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और एकेडेमिया के दरमियान। उस डिस्कनेक्ट को हमें ओवरकम करना पड़ेगा, ताकि जो हमारे पास रिसर्च स्टडीज़ की ज़रूरत है वो गवर्नमेंट बताए, स्टूडेंट्स करके दें, यूनिवर्सिटीज़ करके दें, और उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या आपको इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ चाहिए, क्या सोल्यूशंस चाहिए, वो स्टूडेंट्स आपको करके दें। स्टूडेंट्स ने किए भी हैं। मिसाल के तौर पर प्लास्टिक एक बहुत बड़ा इशू है आपके इस वेस्ट में सारा। उसमें आप देखें कि कराची की एक स्टूडेंट ने जो है वो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाया था। लाहौर बिल्कुल ऐसी है, इन लोगों से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। आपका पॉइंट है। रिदा, आप क्या समझती हैं, क्योंकि अभी सैलाब सिर्फ एक मसला नहीं है, इसके बाद में आगे चलकर सर्दियों में स्मोक का मसला आ जाता है, फिर उसके बाद में हीट वेव है, उसका भी पाकिस्तानियों को सामना करना पड़ता है, फिर दोबारा बारिशें, सैलाब और सैलाबी रैले, ये तमाम तर सूरत हाल पूरा साल ही पाकिस्तान में चलती रहती हैं। पाकिस्तानी पूरा साल ही माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासिर हो रहे हैं। क्या इक़दाम हो सकते हैं हंगामी बुनियादों पर इन मसले से निपटने के लिए? ग्रेजुअली पहले हम स्मोक से निपटें और उसके बाद में हीट वेव, फिर बारिशों से, सैलाब से,
या फिर ऐसे इकदाम किए जाएं जिससे मजबूरी तौर पर ही इस पर काबू पाया जा सके? देखिए, आपको अगर क्लाइमेट चेंज से अडेप्ट करना है पाकिस्तान ने, तो जिस तरह हमारी गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है उसको कम्प्लीटली बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी अप्रोच जो है वो बहुत ज़्यादा फोटो अपॉर्चुनिटीज़ बेस्ड है कि कोई प्रोजेक्ट किया जाए और उसके लिए हम तस्वीरें बना के वज़ीर आला साहिबा जो है वो डाल दें, लेकिन उस अप्रोच से निकलना पड़ेगा। जिस तरह अभी स्मोक सीज़न आने वाला है, स्मोक सीज़न में सिर्फ आपको स्मोक नज़र आती है, लेकिन जो एयर पोल्यूशन है वो सारा साल वैसी ही रहती है, उसकी लेवल जो है वो वैसे ही रहते हैं। तो उसके लिए पाकिस्तान इस वक्त क्या कर रहे हैं, हम लोग जब स्मोक सीज़न आता है तो हम कहते हैं कि आप स्कूल भी बंद कर दें, आप इंडस्ट्री भी बंद कर दें, आप क्रॉप बर्निंग पर भी पाबंदी लगा दें 1 हफ्ते के लिए, महीने के लिए। उससे क्या होगा? आपको लॉन्ग टर्म अप्रोच की ज़रूरत है कि आपने किस तरह अपने फ्यूल स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड करना, और इसके लिए पॉलिसीज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान की जो नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी है उसमें लिखा हुआ था कि आपने 2025 तक यूरो 5 तक पूरे पाकिस्तान में फ्यूल स्टैंडर्ड करना है, जबकि आपके पास आपके रिफाइनरीज उसको रिफाइन कर ही नहीं सकती हैं उस हद तक। तो आप ऐसी पॉलिसीज़ क्यों बना रहे हैं जो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं? और उसके बाद आपकी बाकी रेगुलेशंस के बहुत ज़्यादा मसले हैं। जब पॉलिसी की बात आती है, जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, तो रेगुलेशन नहीं होती है पाकिस्तान में उसकी। तो उसके लिए हमारी हुकूमत क्या करिए, अगर आपने स्टेप्स लेने और अगर आप जेन्युइनली अडेप्ट करना चाहते हैं क्लाइमेट चेंज से, तो आपको फोटो अपॉर्चुनिटीज से और आप जो सिर्फ दिखा सकें उन चीज़ों से निकलकर आपको देखना पड़ेगा ऐसे कौन से स्टेप्स है जो आप लें, आप अपने गवर्नेंस को किस तरह बदल सकते हैं और अपनी अप्रोच को आप किस तरह से बदल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका पॉइंट आया। नसीर मेमन साहब, आप क्या समझते हैं जो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम है, ये क्या है, इसकी कितनी ज़रूरत है और ये किस हद तक हमारी ज़रूरियात को पूरा करता है? क्या इस मामले पर भी, इस मसले पर भी सरमायाकारी की ज़रूरत है? बहुत ही ज़रूरी है। अगर मुझसे पूछें तो इससे ज़्यादा अहम चीज़ आज कोई नहीं है। जितना हमारा मौसमियाती मामलात में जितनी पहले इंफॉर्मेशन हम लोगों को दे सकेंगे, और वो सिर्फ देखिए खबर की बुलेटिन की हद तक या NDMA के हैंड आउट तक नहीं होना चाहिए। असल मसला है कि जहाँ लोग रहते हैं ना, वहाँ तक अर्ली वार्निंग कैसे पहुंचे। जो सतलज के कच्चे में बेचारा बैठा हुआ है गरीब आदमी, जो किसी और इलाके में बैठा हुआ है पहाड़ पे, जिसके पास रेडियो भी नहीं है, टेलीफोन भी नहीं है, वो 16वीं सदी में जी रहा है। अगर वहाँ के लिए हमने अर्ली वार्निंग के सिस्टम यही बनाए कि मैंने अखबार और न्यूज़ चैनल पे दे दिया, तो इट्स नॉट सफिशिएंट। ये बिल्कुल ही डिसेंट्रलाइज गली मोहल्ले गांव और घर तक का हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा अपने सोशल कॉन्टेक्स्ट में। वो पाकिस्तान की अशद जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान की अशद ज़रूरत तो है, लेकिन हम पूरा साल इस सूरत हाल से निपटते रहते हैं। नसीर साहब, अभी जैसे मैंने जिक्र किया था स्मोक, फिर उसके बाद में हीट वेव, अभी जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, चेयरमैन NDMA ने भी कह दिया कि ग्लेशियर्स अगले 50 सालों में 65% तक पिघल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या इक़दाम आपके ख्याल में होने चाहिए? ये इस पूरे KKH रीजन का इशू है जिसमें 10 बड़े दरिया इससे मुतासिर हो रहे हैं, हम भी उनमें से एक है। वाटरशेड मैनेजमेंट, सबसे पहला उसूल वाटरशेड मैनेजमेंट का कम से कम तरीका ये होता है कि जो वहाँ बचे कुछ फॉरेस्ट हैं उन्हें तो बचाने दें। इस बेदर्दी से हमने कश्मीर, चित्राल, सवात, हुंजा और गिलगित इन इलाकों में जिस बेदर्दी से हमने फॉरेस्ट को काटा है, कोई उसका रिकॉर्ड तो निकाल के देख ले। 50 साल की सैटेलाइट इमेजरी से एक एक दरख्त निकल आएगा। पहला ही काम ये करना चाहिए कि जो जहाँ पे बच गया उसको रोकें। अभी नौशेरी डैम जो जहाँ पे मुजफ्फराबाद के ऊपर है, वहाँ पे हजारों टन कटा हुआ जो है ना लॉक्स नीचे आ गए थे जब ये अभी सैलाब आया था ऊपर नीलम वैली। ये कहाँ से आए थे? ये वही गैर कानूनी लागेंगे और लोगों ने जाके वो उठाए हैं ऐसी हालत में, आप अंदाजा करें। बिल्कुल ठीक है, नसीर साहब का पॉइंट है। रिदा, आप क्या समझती हैं जो सैलाब पाकिस्तान में आता है, इसको खतरे को मौके में हम कैसे बदल सकते हैं? अब जैसे नसीर साहब ने अभी थोड़ी देर पहले पॉइंट उठाया था कि जी डैम बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, अरबों रुपए की ज़रूरत है, लेकिन छोटे डैम तो बनाए जा सकते हैं। जी, छोटे डैम भी बनाए जा सकते हैं और आपका जो पानी है वो जब गुजरता है तो वो रिचार्ज करता है आपके ग्राउंड वाटर को, उसको आप रिचार्ज करने दें। आपने जो कंक्रीट कर दिया है बिल्कुल अपनी जगहों को, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसी तरह आपका जब कहीं से भी पानी गुजरता है तो वहाँ पर आपके ग्राउंड पर बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा होता है, वो फ़ायदा आप होने दें। और इसी तरह स्मॉल डैम्स पर फोकस किया जा सकता है, आपके मिनी डैम्स बनाए जा सकते हैं, क्योंकि लार्ज स्टोरेज जो है वो पाकिस्तान के पास ना इस वक्त पैसा मौजूद है और ना उसकी ज़रूरत है। आपके बहुत सारे और सोल्यूशंस मौजूद हैं जो कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस जिनको हम कहते हैं, पाकिस्तान उन पर फोकस कर सकता है और उसमें आपको इतना पैसा भी नहीं लगेगा और इजीली आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मरियम, शॉर्टली आपका भी रिप्लाई चाहूँगा। फसलों की जो काश्त है
ये बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है, इसके नुकसानात को किस हद तक कम किया जा सकता है? क्या ऐसे इक़दाम हो सकते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम के ज़रिए, या फिर जिस तरह छोटे डैम्स हैं वो बनाए जा सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान जो है वो जब से बना है तब से ये रीजन जो है वो बहुत ही इंटेंसिव किस्म की क्रॉपिंग यहाँ पर होती है। आई थिंक दिस इज़ हाई टाइम कि हमें जो है वो क्लाइमेट स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाना पड़ेगा। दुनिया में रिसर्चेस मौजूद हैं कि हम किस तरह की फसलें बो सकते हैं और कब कब हमें जो है वो वेदर पैटर्न से शिफ्ट हुए हैं। 2 महीनों का जो है वो शिफ्ट आ गया हुआ है इस वक्त फसलें बोने और काटने के, उसमें तो उस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। लेकिन आप देखें कि जब तक तजावुज़ात और इस लॉज की इम्प्लीमेंटेशन पर काम नहीं करेंगे, आपके इलाके ज़रिए आएंगे और फसलों का नुकसान होते रहेंगे, तो मेरे ख्याल है इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। लेकिन जल्दी से अगर मैं एक मेंशन करना चाहूँ कि इस सिलेबस निसाब में जो है वो क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक पढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि लॉन्ग टर्म आपको इसका फ़ायदा हो सके। क्लाइमेट चेंज की दुनिया में भी बहुत ज़्यादा जो है वो दुनिया में रिसर्चेज हो रही हैं जिससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपके चूँकि सेगमेंट का टाइम इतना कम है कि उसमें कवर करना मुश्किल है, लेकिन क्लाइमेट चेंज को इन शॉर्ट इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा एग्रीकल्चर की दुनिया में भी, तो ही आपके जो है वो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है किसी भी सोल्यूशन के लिए क्लाइमेट चेंज की दुनिया में। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मरियम शबीर साहिबा, रिदा राशिद साहिबा, नसीर मेहमद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, हुकूमत को इक़दाम तो करना होंगे, कल नहीं आज नहीं अभी, और अगर अब नहीं किए तो फिर अवाम ये सवाल कर रहे हैं कि आप कब इक़दाम करेंगे, क्योंकि 800 लोग पिछले 2 महीने के अंदर अंदर बारिश और सैलाबी रनों की नज़र हो चुके हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।